हेलो दोस्तों, दिस इज़ एम तवानिया और आज हम करने वाले हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शंस। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे, जिसमें फर्स्ट में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे और सेकेंड में हम फ्रिक्शंस। तो चलिए हम अपना आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का सिलेबस देख लेते हैं पहले। तो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें फर्स्ट दिया हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखना है, सेकेंड इम्पल्स देखना है, मोमेंटम देखना है, साथ में कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम भी देखना है। तो यहाँ पर हमें केवल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पूरा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिए। किसने दिए? न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन, और इन पर डिपेंडेंट बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की गई। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो हमारे 3 है। टोटल कितने मोशन लॉज ऑफ मोशन है? 3। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड है लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, एंड द थर्ड इज लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो ये 3 हमारे पास न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, या गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। तो इस नियम के अनुसार हमने क्या कहा कि जब तक हम कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहती है, और गतिशील है तो गतिशील बनी रहती है। जैसे मैं इस पेन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद ये पेन स्थिर अवस्था में है और ये हमेशा ही कैसी रहेगी? स्थिर अवस्था में है, जब तक कि मैं इसे कोई बल से आगे नहीं खिसका दूं, या फिर कोई बल लगाकर मैं इसको ऊपर नहीं उठा दूं। तो अगर ये स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, और अगर ये गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम बल की। तो बल किसे कहते हैं? बाह्य बल आया ना, तो सबसे पहले हम बल की बात करते हैं। बल क्या होता है? ठीक है, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। अगर किसी वस्तु को अपन खींच रहे हैं तो क्या कहलाएगा? बल। अगर मैं इसको धक्का दे रहा हूं तो भी ये क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। ठीक है। तो यूनिट क्या होती है बल की? एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन होगी, और सीजीएस में बात करें तो डाइन होती है। एसआई में तो न्यूटन और सीजीएस में डाइन होती है। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है भाई? 10⁵ डाइन होता है। ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है। इसके बाद बात करें तो कुछ क्वेश्चंस में हमें 1 किलो वेट दिया हुआ होता है। 1 किलो वेट का मतलब क्या होता है? 9.8 न्यूटन। 1 किलो वेट का मतलब क्या हो गया? 9.8 न्यूटन। 1 ग्राम वेट कितना हो जाएगा? 980 डाइन हो जाएगा। ठीक है ना। ये सीजीएस में दे रखी है, ये एसआई या एम केस में दी हुई है। ठीक है। चलिए
ये तो हो गया फोर्स, यानी कि किसी वस्तु को धक्का दो या खींचो तो वो क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया को हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। इनर्शिया को क्या बोलते हैं हम? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में तो इसका नाम अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये डेफिनेशन भी समझा देगा। जैसे हम डेफिनेशन देखते हैं, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह रेखीय गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास कोई पेड़ है, इस पेड़ की जो जड़ें होती है, ये जड़ें क्या काम करती है? इस पेड़ को हिलने से रोकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का विरोध करती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? जड़त्व। ठीक है, ये जड़ से पकड़कर रखती है, इसलिए क्या बोल दिया हमने? जड़त्व बोल दिया। ठीक है, इनर्शिया में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह रेखीय गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो थोड़ा सा इसमें ये भी ध्यान रखना, रेखीय गति में बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, रेखीय गति में अगर अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है तो जड़त्व कहलाता है। अर्थात अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसे गति अवस्था में नहीं आने देती, और अगर गति अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में नहीं आने देती है। ठीक है, तो यही क्या है? जड़त्व है। अब ये काम कौन करता है? तो ये काम करता है द्रव्यमान। कौन करता है? द्रव्यमान। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं, 1 kg का कोई भी द्रव्यमान है और एक 5 kg का द्रव्यमान है, किसका ज्यादा जड़त्व होगा? जड़त्व किसका ज्यादा होगा? इसका। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कम है, तो वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर जड़त्व क्या होगा? वस्तु का वह गुण जिसके कारण रेखीय गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमारे पास जो इनर्शिया है वो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। इनर्शिया कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला कौन सा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब ये है, जब कोई वस्तु स्थिर है और उसको गति कराने की कोशिश कराई जाती है, तो वहां पर जो इनर्शिया लगता है वो कौन सा लगता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे पेड़ की टहनी को हिलाने पर फल या फूल का टूटना। जैसे अगर मैं पेड़ पर जो फल फूल लगते हैं उनकी बात करूं, तो वहां पर वो दोनों किसी अवस्था में रहेंगे? स्थिर अवस्था में। लेकिन जैसे ही आप टहनी को हिलाओगे पेड़ की, तो वो फल फूल क्या? टूट जाएंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि बाकी की जो टहनी है जिस पर फल फूल लगे हुए हैं, फल फूल तो स्थिर हैं, लेकिन टहनी हिलने लगी, जिसके कारण फल फूल भी गतित अवस्था में आने की कोशिश करेंगे, तो फल टूट जाएंगे या फूल टूट जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अचानक बस के चलने पर आदमी पीछे की ओर हो जाता है। जब बस चलती है, जैसे बस रुकी हुई है, ठीक है, और इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, और अचानक ये बस चलने लगती है, तो ये आदमी जो है, आदमी पीछे जाएगा। जैसे ही आगे चलेगी, आदमी कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि बस और आदमी दोनों कैसे इस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। परंतु जैसे ही बस चली, तो इस बस के चलने से इसके अंदर बैठा हुआ आदमी पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में था। ठीक है, तो ये हो जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें तो इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है और स्थिर अवस्था में आती है, गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में आती है, तो जो जड़त्व लगता है वो कौन सा है? इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे चलती बस का अचानक रुकने पर
आदमी का आगे की ओर झुकना। अब ये बस चल रही है और अचानक रुक जाती है, तो बस और आदमी दोनों गतिशील अवस्था में थे, लेकिन बस अचानक रुकने से बस तो रुक गई, स्थिर अवस्था में आ गई, लेकिन जो इसके अंदर आदमी बैठा हुआ था वो गतिशील अवस्था में था, इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है ना, आगे की तरफ झुक जाएगा। चलती ट्रेन या बस में से कूदने पर व्यक्ति की आगे की ओर गिरना। अब यही आदमी अगर बात करूं, ये नीचे कूदता है, चलती बस से ही कूदता है, तो ये गतिशील अवस्था में है, और नीचे की जो जमीन है वो कैसी अवस्था होगी, स्थिर अवस्था, और जैसे ही वो जमीन पे गिरेगा तो आगे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो होगा ये कौन सा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और चीज, एथलीट या बॉल का भागकर लॉन्ग जंप या बॉल करना। जैसे अगर मैं बात करूं, एथलीट्स जो होते हैं वो लॉन्ग जंप करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ी दूर से भागते हुए आते हैं और लॉन्ग जंप करते हैं। क्यों, ताकि उनमें कुछ गति बनी रहे। ठीक है, गति बन जाए पहले से, और जैसे ही वो लॉन्ग जंप करेंगे तो वो उस गति का उपयोग आगे की तरफ कूदने में करते हैं। जैसे बॉल का भागकर बॉल करना, तो बॉल का भागकर बॉल करना यानी कि जब बॉलर बॉलिंग करता है तो कुछ दूरी तक भागता है वो। ठीक है, तो वो भी इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या, कि जब भी कोई दिशा में परिवर्तन होता है तो वहां पर जो जड़त्व लगता है वो कौन सा होगा, दिशा का जड़त्व होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अचानक रेखीय गति से चलती कार वक्राकार मोड़ पर आती है तो व्यक्ति का बाहर की ओर झुकना। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है और अचानक मोड़ आ जाता है, तो अचानक मोड़ आने पर जो कार में बैठा हुआ आदमी होगा वो बाहर की तरफ झुक जाएगा। आपने महसूस भी किया होगा, जब हम कार में बैठे हुए हैं और अचानक से वक्राकार मोड़ पर मुड़ती है तो जो उसके अंदर बैठे हुए होंगे व्यक्ति वो बाहर की तरफ झुकेंगे। वाहन के पहिए से कीचड़ का स्पर्श जाके अनुदिश जाना। जैसे ये टायर है और गाड़ी चल रही है। ठीक है, गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चलने जैसे आगे की तरफ चलती है, ये कुछ इस प्रकार से चलती है, तो इसमें से जो कीचड़ है वो ऐसे करके बाहर की तरफ दिखते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्श जाके अनुदिश बाहर की तरफ फेंकेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन टाइप के हो गए, पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इनर्शिया के कुछ एग्जांपल्स। ये होता है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि कहती है अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, संवेग। अब संवेग क्या होता है, तो संवेग द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a moving body is known as momentum of body। यानी कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन है, यानी कि किसी भी वस्तु की जो मोशन है वो किसकी वजह से आती है, बाय अ मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी की मोशन है वो किसकी वजह से आती है, मोमेंटम की वजह से। ठीक है ना, किसकी वजह से आती है, मोमेंटम की वजह से। ठीक है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन द वेलोसिटी डायरेक्शन। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, संवेग की डायरेक्शन होगी। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, P इज इक्वल टू mv। अगर C बोलते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशन m1 l1 t-1। ठीक है, तो ये कुछ मोमेंटम की छोटी सी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन है। ठीक है,
बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपका लॉ ऑफ मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, मोमेंटम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। ठीक है, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो उस पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। तो हमने क्या कहा, F इज इक्वल टू dp/dt, संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा P बराबर क्या होता है, P बराबर mv। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, d/dt और mv। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, F इक्वल्स टू m dv/dt प्लस p dm/dt। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हो रही है, कौन कौन सी, फर्स्ट तो हो रही है हमारे पास ये वाली, जिसमें क्या कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है और v चेंज हो रहा है। इफ m इज कांस्टेंट तो dm/dt 0 हो जाएगा। ठीक है, dm/dt 0, तो ये वाला पार्ट 0। तो यहाँ पर F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m dv/dt। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, F इक्वल्स टू ma, अर्थात फोर्स क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये हमारे पास बल का सूत्र भी होता है भाई। ये पढ़ा हुआ है सूत्र, नहीं पढ़ा हुआ है तो याद रखना है हमें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो सेकंड लॉ है वो इसी फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, F इज इक्वल टू ma। कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। तो इफ v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v को कॉन्स्टेंट लिया तो ये वाला पार्ट 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू v dm/dt। मतलब यहाँ पर वो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें टाइम के रेस्पेक्ट में उस वस्तु का द्रव्यमान या तो कम होता हो या बढ़ता हो, अर्थात उसमें चेंज होता हो। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, कन्वेयर बेल्ट और दूसरा रॉकेट प्रणोदन। आपने देखा होगा रॉकेट में जब रॉकेट पीछे से धुआं निकालता है, अर्थात नोदन करता है, नोदन या गैसेस निकालता है, तो ही ये आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है ना, जब भी नोदन होगा तभी ये रॉकेट आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, यानी कि लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आती है सेकंड लॉ में, वो है इम्पल्स। कौन सी, इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है, ठीक है, अपने सिलेबस में टॉपिक भी दिया हुआ है, तो इम्पल्स इम्पोर्टेंट लें। ठीक है, क्या होता है इम्पल्स, आवेग। जब कोई अधिक परिमाण का बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए लगता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। अर्थात जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास टाइम एक्सिस, ये फोर्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास टाइम चलता गया और किसी वस्तु पर बल नहीं लग रहा और या कम बल लग रहा है, और अचानक से बल लगे और फिर कांस्टेंट हो जाए। तो ये अचानक से जो बल लगा है, ये बल इस dt टाइम के लिए लगा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इम्पल्स। क्या बोल देते हैं, इम्पल्स। ठीक है, आवेग कहते हैं। अब इम्पल्स या आवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। तो di इज इक्वल टू f.dt होता है, विच इज इक्वल टू dp। अब dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम। dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो हम इम्पल्स या आवेग को क्या बोल सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना अपन को ये। ठीक है, चलिए इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगी,
m1 l1 t-1, जो कि किसके बराबर है, संवेग के बराबर है। ठीक है ना, किसके बराबर है, संवेग के बराबर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये ग्राफ किसका है, तो ये किसका बताएंगे, आवेग का ग्राफ है। ठीक है ना, यहाँ पे टाइम एक्सिस होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड लॉ। तेज गति से आती बॉल को पकड़ने पर हाथ पीछे खींचना। अब जैसे ही आप क्या करोगे, कोई बॉल तेज गति से आ रही है, या क्रिकेटर में ही, मतलब कि क्रिकेट देखते होंगे, उसमें जो क्रिकेटर है या फील्डर है, किसी बॉल को कैच करने के लिए पहले पीछे की तरफ हाथ लेके जाता है। अब पीछे की तरफ हाथ क्यों लेके जाता है, क्योंकि वो तेज गति से आती हुई बॉल का वेग कम करता है, और वेग कम करने से उससे हाथों में लगने वाली या उसको थोड़ा सा टाइम दे देता है। ठीक है ना, उसको क्या कर देता है, टाइम दे देता है। अगर वो एकदम से लगेगी तो हाथ में चोट लगने का खतरा रहता है, और जैसे ही वो थोड़ा सा पीछे हाथ खींचता है तो उसको डी एक्सेलरेशन बोल दो या रिटार्डेशन बोल दो, रिटार्डेशन मिलेगा, और उसकी जो तेज गति से आ रही है या बल आ रहा है, उस बल को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। ठीक है ना, आवेग को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ऊंचाई से पत्थर या सीमेंट के फर्श पर कूदने पर चोट लगना, जबकि बालू या मिट्टी के फर्श पर कूदने पर चोट कम लगती है। यानी कि वही बात हो गई, अगर बालू या मिट्टी पर कूदता है तो वो एज ए स्पंज होने की वजह से वो अंदर की तरफ धंस जाएगी, और अंदर की तरफ धंसने से उसको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और इंस्टेंट के लिए अपने चोट यानी कि फोर्स ज़्यादा लगता है, इंस्टेंट पे फोर्स ज़्यादा लगता है। वही चीज़ यहाँ पर भी हो गई। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो। 0.20 kg द्रव्यमान की एक बॉल 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 45 डिग्री के कोण पर दीवार से टकराती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक दीवार बनाता हूँ। ठीक है, और इस दीवार पर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर ये क्या हुई, इंसिडेंट। ठीक है, ये 45 डिग्री के कोण पर इंसिडेंट हुई, और जैसे ही 45 डिग्री के कोण पर इंसिडेंट हुई तो ये कितने कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर क्या हो जाती है, पुनः लौट जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास u वेग से लौटती है, और यहाँ पर भी यदि वह आपकी दिशा से 90 डिग्री पर पुनः लौटती है, ठीक है, पुनः उसी वेग से लौटती है, ऐसा आना चाहिए, उसी वेग से लौटती है, तो यहाँ पर भी u होगा। ठीक है, तो बॉल के संवेग में परिवर्तन ज्ञात करो, बॉल के संवेग में परिवर्तन ज्ञात करो। तो बस अब आपको क्या करना है, इस पर लगा देना है मोमेंटम लॉ। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P होता है, P2 माइनस P1। ठीक है, और P का फॉर्मूला क्या होता है, mv। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू m v2 माइनस v m2 v2 माइनस m1 v1। अब चूंकि यहाँ पर जो बॉल है वो बॉल तो सेम मास की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू m v2 माइनस m v1। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी की। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूँ तो इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा हमारे पास u cos 45 डिग्री, और इधर आ जाएगा u sin 45 डिग्री। और इसके लिए अगर बात करूँ तो इसके लिए इधर और इधर ये हो जाएगा u cos 45 डिग्री, u sin 45 डिग्री। तो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनमें जो चेंज होगा वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हॉरिजॉन्टल में। तो ये एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में है u, और एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं बात करता हूँ v1 हो जाएगा
u cos 45 डिग्री, दैट मीन्स u 1/√2। और v2 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, u माइनस का होगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू u 1/√2, लेकिन ये कैसा होगा, माइनस का। तो यहाँ इम्पल्स कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू m v2 की वैल्यू माइनस u 1/√2 और माइनस m u 1/√2। ठीक है, दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 mu अपॉन √2, दैट मीन्स -√2 mu। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इम्पल्स। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की। ठीक है, कंजर्वेशन आपके मोमेंटम का भी होता है। तो अगर मैं बात करूं अलग मोमेंटम की, तो फोर्स भी आपके संरक्षित हो सकता है। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का मतलब ये है कि आपके स्थिति परिवर्तित हो जाए या कोई सिचुएशन आ जाए और उसमें उस क्वांटिटी का सेम रहना संरक्षण नियम कहलाता है। ठीक है, जैसे फोर्स सेम रहा तो बल का संरक्षण हो गया, संवेग बोल दो। ठीक है ना, संवेग का संरक्षण हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपके बहुत सारे संरक्षण नियम लग सकते हैं। ठीक है, जैसे एनर्जी का हो गया, ऊर्जा का संरक्षण, अगर ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती है तो ऊर्जा का संरक्षण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण नियम की। यदि किसी वस्तु पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो तो वस्तु का रेखीय संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। तो वस्तु का क्या होगा, रेखीय संवेग संरक्षित होगा। क्या कहा हमने, कुल बाह्य बल। तो F एक्सटर्नल अगर 0 हो तो dp अपॉन dt भी 0 होगा, दैट मीन्स हमारे पास P क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर P कांस्टेंट, दैट मीन्स उस पर लगने वाला जितना भी मोमेंटम होगा उनका वेक्टर सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, सदिश योग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए बात करें तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, बाह्य बल को 0 करना है, P को कांस्टेंट कर देना है और इनका वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट। ठीक है, हमारे पास एक बॉम्ब है और वो स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट। ठीक है, 2 फ्रेगमेंट फ्लाई ऑफ एट राइट एंगल। कहाँ जाते हैं, राइट एंगल पर 2 जाते हैं। तो एक अगर इधर है तो दूसरा इधर जाएगा। ठीक है, इसको मैं M1 नाम दे देता हूँ और इसको M2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, टू ईच अदर दीज 2 फ्रेगमेंट्स आर द वन विथ मास 1 kg। इसका मास M1 को मान लेता हूँ मैं 1 kg। ठीक है, मूव्स विद स्पीड v1 हो जाएगा हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। द अदर वन विद मास 2 kg, M2 2 kg हो जाएगा। स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट इज 40 मीटर। थर्ड वाले का कितना है, द स्पीड ऑफ थर्ड v3 40 मीटर पर सेकेंड और M3 कैलकुलेट करना है।
देन कैलकुलेट इट्स मास। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा हो जाएगा m3। ठीक है, अब इसका मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो, पहले हमारे पास ये रेस्ट पोजीशन पे था, तो वेलोसिटी क्या थी इसकी 0। पहले मास कितना था, टोटल मास भी हमारे पास m1 प्लस m2 प्लस m3 कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल मास हमारे पास कैपिटल M था, लेकिन अगर इसका मोमेंटम निकाले तो इसका कोई मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल मोमेंटम। ठीक है, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। अब ये क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ये कितना है 0। ठीक है ना, वेक्टर सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम, इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है ना, P3 को मैं इधर ले जाता हूँ। P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इज इक्वल टू P3 वेक्टर माइनस का। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कोस 90 डिग्री। दोनों के बीच में कितना है भाई एंगल 90 है। कितना है 90, और इधर हो जाएगा P3 का स्क्वायर। ठीक है ना, रूट भी आता है, लेकिन रूट दोनों तरफ आएगा तो हटा देंगे हम। ठीक है, तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और इधर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा P3 स्क्वायर। दैट मीन्स M1 V1 स्क्वायर M2 V2 M1 स्क्वायर V2 1 स्क्वायर M2 स्क्वायर V2 स्क्वायर इज इक्वल टू M3 स्क्वायर V3 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। M1 V1, M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। M2 की वैल्यू 2 और M3 V2 की वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 16 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा M3 और V3 की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 का स्क्वायर और M3 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 144 और 286 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, M3 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा 0 2 4। ठीक है, और नीचे चला जाएगा 1600 M3 स्क्वायर। कैलकुलेट करके आप M की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो भी आएगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रॉकेट नोदन। क्या है रॉकेट नोदन? अब रॉकेट नोदन क्या होता है? तो आपने देखा ही होगा कि जब रॉकेट मूव करता है ऊपर की तरफ, तो पीछे से एयर पास होती है। ठीक है, या गैस के गुब्बारे निकलते हैं। ठीक है, और ये जब गैस निकलती है तभी ये जो है आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, दैट मीन्स इस गैस की कोई ना कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी और ये किसी ना किसी मास को कम करता जाएगा। इसके मास को क्या करता जाएगा? कम करता जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो मास है वो कितना है? dm/dt। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका अगर कैपिटल मास था तो इसमें से कितना निकल गया? dm/dt। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? v/r/e/l। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कितना वेग मिलेगा? v/r/e/l इंटू dm/dt। इतना मोमेंटम मिल जाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इफ रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, देन नेट अपवर्ड फोर्स ऑन रॉकेट
m है, तो m a ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि VREL dm/dt माइनस mg इसका मास हो जाएगा और इक्वल टू ma हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ma के इक्वल हो जाएगा। If rocket is moving with constant velocity that means acceleration क्या है, 0, तो acceleration 0 होते ही यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हमारे पास v related dm/dt is equals to mg क्या है, v relative velocity with respect to rocket, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं या तो इसका, है ना। अ 600 किलोग्राम रॉकेट इज सेट फॉर अ वर्टिकल फायरिंग if the exhausted speed of gases is 1000 meter per second, then calculate the mass of gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of rocket। तो आपके पास 600 kg का कोई रॉकेट है, ठीक है ना, फायरिंग के लिए रेडी किया, उसकी एग्जॉस्टेड स्पीड जो है गैस निकालने की वो कितनी है, v रिलेटिव कितनी है, 1000 मीटर पर सेकेंड, m कितना दिया हुआ है, 600 kg, ठीक है। देन कैलकुलेट द मास ऑफ इजेक्टेड पर सेकेंड, मास m की वैल्यू dm/dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, तो dm/dt। सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट, तो केवल वेट को ओवरकम करना है, वेट के बराबर लगाना है, ठीक है ना, वेट को ओवरकम करना है तो वेट के बराबर ही लगाना है। तो हम क्या कह देंगे, v रिलेटिव dm/dt इज इक्वल्स टू mg, ठीक है ना। एक्सेलरेशन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, उड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ओवरकम करना है, इक्वल करना है। तो हम क्या बोल देंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, इसके वेट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से dm/dt निकाल लो, कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 600, g की वैल्यू 10 और रिलेटिव वेलोसिटी 1000, तो 30 से 306 kg हमारे पास इसकी dm/dt आ जाएगा, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। चलिए तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसे कहते हैं भाई एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। इस लॉ के अनुसार एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की विपरीत और समान परिमाण की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम भिन्न भिन्न पिंडों पर लगता है, ठीक है ना। इसमें जो क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है ना, वो भिन्न भिन्न पिंडों पर लगता है। जैसे बंदूक की गोली से, राइफल से अपन कभी फायर करते हैं तो जो गोली है वो आगे की तरफ क्रिया करेगी और जो राइफल है वो शोल्डर पर पीछे की तरफ धक्का देती है, ठीक है ना। क्रिया प्रतिक्रिया होती है ये, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि अगर आपसे पूछे कि किसी बंदूक से फायर किया हमने, ठीक है, बंदूक से फायर किया और बंदूक से फायर किया तो गोली और बंदूक दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। बताइए क्रिया किसकी होगी और प्रतिक्रिया किसकी होगी, कौन सी वाली क्रिया हो रही है और कौन सी वाली प्रतिक्रिया हो रही है। तो गोली पर जो हो रही है वो क्रिया है या फिर बंदूक पर जो पीछे की तरफ लग रहा है वो क्रिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को
कमेंट में करना है। ठीक है, तो ये न्यूटन्स के 3 लॉज हो जाते हैं, जिसमें हमने तीनों लॉज कवर किया है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा कवर किया है। लेकिन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसके अलावा भी जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, जिसमें बल से संबंधित क्वेश्चन होंगे और बल के जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग टाइप के, जैसे हो गए जैसे लिफ्ट वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास पुली वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसके अलावा आपके ब्लॉक्स हो जाते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस हो जाते हैं, या फिर स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।